परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बंधुओं और बहनों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पंचकर्म में सुरक्षा और सावधानियां। पंचकर्म क्या, पहले तो हमें ये बात जानेंगे, फिर हम जानेंगे इसमें हमें सुरक्षा और इसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमारे साथ नागपुर से हमारे जाने माने डॉक्टर गौतम जी जोंगड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारा आज मार्गदर्शन करने के लिए। और आज हमारे साथ जोधपुर से पवन जी बोथरा भी जुड़े हुए हैं। पवन जी एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता, टीपीएफ तेरापुंज प्रोफेशनल फोरम से जुड़े हुए हैं। मैं पहले पवन जी से निवेदन करना चाहूंगा, पवन जी आप आज हमारा मार्गदर्शन करते हुए दो शब्द आप हमें बोलें और हमारा मार्गदर्शन करें। उसके बाद हम डॉक्टर साहब को आमंत्रित करेंगे। तो पहले मैं पवन जी को आमंत्रित करता हूँ। पवन जी पूछ रहे। धन्यवाद। आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में मेरा वंदन। इस एमपी के फिटनेस में जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों को जय जिनेन्द्र। आज मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया है, जिसके लिए मैं आनंदमल जी सेठिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जैसे मैंने सुना है कि 11 साल से ये केंद्र और क्लासेस चल रही है, यह एक बहुत बड़ी बात है। वैश्विक महामारी कोरोना जैसी में भी आपने विश्व स्तरीय कार्य किए हैं, जिससे समाज के काफी लोग लाभान्वित हुए हैं। आज का विषय हेल्थ से रिलेटेड है। वैसे कहते हैं कि स्वास्थ्य जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हर व्यक्ति आज फिट रहने की कोशिश करता है और करना भी चाहिए, जिससे शारीरिक मानसिक में भी फायदा होता है। आपके सेंटर से 200 मेंटर जुड़े हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे सकल समाज भी लाभान्वित हो रहा है और वो भी निःशुल्क। आपके स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर गौतम जी जोगड़ साहब नागपुर से पंचकर्म में सुविधा सावधानी कैसी रखी जाए, इस विषय पर हमें बताएंगे, जिसको सुनने के लिए मैं भी आतुर हूं। और आज मुझे यहाँ आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा है। और इसी तरह आपका ये केंद्र है, लगातार 11 सालों से चल ही रहा है और भी निरंतर आगे चलता है। ऐसे मैं मंगल भावना करता हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। धन्यवाद पवन जी। अब मैं हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर गौतम जी जोंगड़ का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। डॉक्टर गौतम जी जोंगड़ नागपुर निवासी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और पंचकर्म चिकित्सा क्या होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और हम डॉक्टर साहब से पहले भी मिले हुए हैं, हमारे यहाँ काफी सेशन ये ले चुके हैं, फिर भी काफी भाई बहन पहली बार जुड़े हैं, तो मैं आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। डॉक्टर गौतम जी जोंगड़ नागपुर में रहते हैं।
और मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पंचकर्म के। और इनका एक खुद का चिकित्सा क्लिनिक भी है नागपुर में। इन्होंने नेशनल लेवल के 20 से ऊपर पेपर इन्होंने प्रकाशित किए और बहुत सी संस्थाओं में जुड़कर आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको पिछले साल मैं वो ले रहा हूँ कागज। पुष्कर प्रभार आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा 2022 में आपको सम्मानित किया गया। विशेष पंचकर्म पुरस्कार से भी आप सम्मानित हुए। और आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में, जैसा कि मैंने बताया, प्रोफेसर के हैसियत से कार्य कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आयुर्वेद के बारे में हम जानते हैं, आयुर्वेद का ही एक विभाग कह सकते हैं हम पंचकर्म, जो कि देखिए हमारे देश में बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां चल रही है, उपचार पद्धतियां चल रही है, जिसमें एक है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में भी पंचकर्म का क्या महत्व है इसके बारे में हम जानेंगे। दवाइयां, चिकित्सा में दवाइयां की जरूरत होती है, तो पंचकर्म में मेरे ख्याल से बिना दवा के इलाज होता है। आयुर्वेद में भी दवाइयां भी दी जाती है और बिना दवाइयों का भी इलाज होता है। तो पंचकर्म क्या है, इसकी सुरक्षा हमें कैसे रखनी है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, विशेष रूप से मार्गदर्शन देने के लिए मैं आप डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। डॉक्टर साहब गौतम जी जोंगड़। जय जिनेन्द्र, सभी को सुप्रभात। एमपी के फिटनेस और आनंद योग द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेके हाजिर हुए हैं वो है पंचकर्म में सुरक्षा और सावधानियां। 7 तारीख को अभी ही जागतिक आरोग्य दिन, वर्ल्ड हेल्थ डे हुआ है, जिसका ब्रीद वाक्य था कि हेल्थ फॉर ऑल। सभी को हेल्थी रहना, एक अच्छे तो सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पूरे विश्व को, भारत को, तभी एक अच्छा राष्ट्र निर्माण हो सकता है। लेकिन अच्छा हेल्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं, क्या हम कौन सा पंचकर्म करें जिससे कि हम वर्ष भर स्वस्थ रहे, ऐसे कई विषय इसके अंदर हम आज देखने वाले हैं। तो जैसे कि कोरोना महामारी में हमने देखा कि बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हुए, उनको कई बीमारियां हुई। लेकिन इसके अंदर अभी पिछले 3 साल में हम आयुर्वेद की उपयोगिता हमको पता चली है ज्यादा। वैसे तो वर्षानुवर्ष हम घर में आयुर्वेद यूज करते ही आए हैं, लेकिन इस 3 वर्ष में हमने देखा कि आयुर्वेद एक खंबे की तरह हमारे साथ खड़ा था और जिससे कई लोगों की जान बची है। और जो आदमी की अगर इम्यूनिटी अच्छी हो तो कितना भी वायरस तेज रहा और वो रहा तो हम पे अटैक नहीं होता, ये हमने देखा है। इसलिए इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत जरूरी होती है। और इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए आयुर्वेद से बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 100 साल में पहले जो बीमारियां होती थी वो आज नहीं हो रही, आज अलग टाइप की बीमारियां हो रही है। लेकिन ये बीमारी का स्वरूप बदलता जाए। लेकिन शरीर में जो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इन 3 दोषों पे ही वो बीमारियां अटैक करती है। और इन 3 दोषों का समतोल बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर इनका बैलेंस ठीक से है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपको कोई भी वायरस उतना हार्मफुल नहीं होता। तो इन 3 दोषों को बैलेंस स्टेट में रखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, तो पंचकर्म में यही होता है कि पंचकर्म शरीर को इन चीजों से बैलेंस रखने की कोशिश करता है। हमें शरीर में जो कुछ भी बीमारियां होती है वो ये 3 दोष के बढ़ने या कम होने से होती है। दोनों भी चीजें हो सकती है। वात पित्त शरीर कफ शरीर में बढ़ता भी है, कम भी होता है। बढ़ा तो भी बीमारियां, कम हुआ तो भी बीमारियां। हमारा जो आज का खान पीन है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, अभी देखो कल परसों ही नागपुर में बारिश हुई, तो ये वेदर चेंज हो गया अचानक, तो इससे हमको बीमारियां होना ही है। तो इस वक्त कुछ स्पेशल पंचकर्म अगर हमने कर लिए तो हम आसानी से ठीक हो सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ पेशेंट आ रहे हैं जो कई दिनों से एलोपैथिक दवा ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हम इतने साल से दवाइयां यूज कर रहे हैं उनको वो रेजिस्ट हो चुके हैं, बैक्टीरिया और वायरस। तो उसकी वजह से ये दवाइयां उन पे काम नहीं कर रही है। तो इसमें आयुर्वेदिक दवाएं, जो इम्यूनिटी वाली दवाइयां तक खासकर, वो बहुत अच्छी कारगर साबित हो रही है। इसलिए ये प्रॉपर अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसमें अच्छा फायदा होता है। आयुर्वेद के अंदर जो पंचकर्म वर्ड है, इसका
अगर एक लाइन में अगर आंसर देना है तो उसका मतलब होता है शरीर की शुद्धि। जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग साल में एक बार करते हैं इसलिए कि गाड़ी अच्छी चले, उसी प्रकार शरीर की शुद्धि रखकर हमारी गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी अच्छी चलाना, यही काम पंचकर्म से होता है। तो इसमें पंच मतलब 5 मेन प्रोसीजर होती है, जिसके अंदर हम बोलते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्तमोक्षण। वमन का मतलब होता है कि उल्टी के द्वारा शरीर के दोष निकालना। ये एक 5 से 7 दिन का प्रोसीजर होता है। दिन में हम 5 दिन पहले पेशेंट्स को घी पिलाते हैं, एक दवा का निर्मित, जिससे होता क्या है कि शरीर में जो कोई टॉक्सिन जमा होते हैं वो घी अपने साथ खींच के लाता है पेट में, और फिर जिस दिन वमन की प्रोसीजर होती है उस दिन वो सब दोष शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और इसका सबसे मेन फायदा ये होता है कि जो हमारे कफ रेगुलेटिंग सिस्टम होती है वो ठीक हो जाती है, और साल भर में हमें कफ की बीमारी नहीं होती। तो जितनी भी कफ की बीमारियां होती है उसमें ये वमन कारगर साबित होता है। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, आपको बार बार एलर्जी की सर्दी हो रही है, आप अस्थमा के पेशेंट है, आपको स्किन डिसीज के प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, सोरियासिस है, आपको गठिया वात है, रुमेटॉइड अर्थराइटिस है, मिर्गी की तकलीफ है, डायबिटीज है, इनडाइजेशन है, ये सब जहां जब भी कफ निर्मित ये बीमारियां होती है उसमें अगर आप वमन करवाते हैं तो आपको साल भर में ये तकलीफें पूरी कम हो जाती है, या इसकी तीव्रता इंटेंसिटी कम हो जाती है। दूसरा कर्म आता है विरेचन। उसके अंदर हम क्या करते हैं, 4 से 5 दिन पेशेंट को एक दवा का निर्मित घी पिलाते हैं, और फिर 2 दिन होल बॉडी मसाज और स्टीम करके सभी टॉक्सिन जो शरीर के दूर दूर के हिस्से में फैले होते हैं उनको जमा करके पेट में लाते हैं, और फिर एक दवा देते हैं जिससे पेशेंट को 15 से 20 मोशंस होते हैं, यानी लैट्रिन होती है, और उसके द्वारा शरीर के सभी टॉक्सिन शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। और उसके बाद चार कुछ एक स्पेसिफिक परहेज होता है वो करना होता है। इससे फायदा क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बड़ा हुआ पित्त है, जो बड़े हुए टॉक्सिन्स है, जो बाहर निकल जाते हैं, आंतों की शोषण क्रिया यानी एब्सॉर्शन बढ़ जाता है, जिससे हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी को प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो विटामिन हम खाते हैं वो शरीर को मिलते हैं। ये तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको विटामिन की डिफिशियंसी होती है, B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, हम तो खाना तो बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन ये शरीर को मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से टॉक्सिन जो है हमारे आंतों के ऊपर चिपके हुए होते हैं, और वो जब तक बाहर नहीं निकलते हैं ये विटामिन को एब्सॉर्ब नहीं होने देते। तो शरीर शुद्धि करने के बाद ये एब्सॉर्प्शन की क्रिया सुधरती है, पाचक स्त्राव प्रॉपर सिक्रेट करने की क्रिया सुधर जाती है। तो ये सब फायदे विरेचन ये पंचकर्म से होते हैं। बाकी भी बस्ती इस पंचकर्म से भी होते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में इस तरह के पंचकर्म बताए हुए हैं। तो विरेचन ये जो पंचकर्म है खासकर पित्त की जो बीमारियां होती है, स्किन डिसऑर्डर्स होती है, सोरियासिस है, डायबिटीज है, उसके बाद हिपेटाइटिस है, मोतियाबिंद है, एक्ने है, तो उसके बाद जो सफेद दाग पेशेंट्स को आते हैं उसमें हम पहले विरेचन करवाते हैं और फिर मेडिसिन देते हैं, तो सफेद दाग की बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है पेशेंट्स के अंदर। आयुर्वेद के अंदर इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। अस्थमा के पेशेंट है, जो एक स्पेसिफिक टाइप का अस्थमा रहता है, जो एक टाइप के अस्थमा में हम वमन करवाते हैं, दूसरे टाइप के अस्थमा में हम विरेचन करवाते हैं। और ये वमन विरेचन होने के बाद जो 5 दिन का जो प्रोटोकॉल होता है डाइट फॉलो करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अगर आप ठीक से फॉलो नहीं करते तो आपको इन सब पंचकर्म का कुछ भी फायदा नहीं होता। ये मैं आप आगे क्या क्या सावधानी रखने हैं बताने वाला हूँ, उसके पहले सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि पंचकर्म क्या होता है। क्योंकि ये सावधानियां अगर फॉलो नहीं करेंगे, आप कितना भी पंचकर्म करवा लीजिए आपको उसका फायदा नहीं होगा। तीसरा पंचकर्म जो मैंने बोला था वो है बस्ती। बस्ती मतलब अगर साधारण भाषा में उसको बोलना हो तो उसका हम बोल सकते हैं इनेमा। लेकिन ये इनेमा सिर्फ पेट साफ करने के लिए नहीं होता, इसका उद्देश्य पर्पस अलग होता है। इसके अंदर हम पेशेंट को होल बॉडी मसाज करवाते हैं, स्टीम करवाते हैं, और उसके बाद एक दवा का इनेमा देते हैं। ये दवा भी हर प्रकृति के हिसाब से, हर बीमारी के हिसाब से अलग अलग हम डिसाइड करते हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही उसको डिसाइड कर सकता है कि कौन से पेशेंट में किस स्टेज पे कौन सा इनेमा या ये बस्ती देना है। तो ये बस्ती किन बीमारियों में कारगर होती है, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट है, वात की बीमारियां है, हड्डी की बीमारियां हैं, PCOD जो आजकल लड़कियों में या फिर यंग फीमेल्स में देखे जाते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसके अंदर ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। उसके बाद सोरियासिस के पेशेंट में है, लीवर के प्रॉब्लम के पेशेंट में है,
गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट में है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में कब्ज की शिकायत अगर पेशेंट को है, तो उन सब केसेस में हम जनरली ये पंचकर्म करवाते हैं। जिससे होता क्या है कि आंतों की श्वसन क्रिया सुधरती है, एब्सॉर्प्शन सुधरता है। जो हमारे शरीर का जो बड़े आते होते हैं, वहां पे हमारा सबसे मेन एब्सॉर्प्शन का प्रोसीजर होता है डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो वो इन सब चीजों से सुधरता है। तो ये पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा मानी गई है। तो इन सब बीमारियों में ये बस्ती चिकित्सा कारगर होती है। उसके बाद आता है नश्य। नश्य यानी नाक से के द्वारा दवा अंदर पहुंचाना। इसमें भी दो टाइप के नशे होते हैं, जिसमें एक टाइप का नशे होता है कि शरीर को न्यूट्रिशन बढ़े, और दूसरा होता है शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाए। जैसे कि आपके साइनस में अगर कफ यहाँ पे जमा है, तो आप उसको मेडिसिन देके सुखाना नहीं है, उसको शरीर के बाहर निकलना है। क्योंकि मेडिसिन देके अगर उसको हम सुखा दे या अंदर शरीर के अंदर ही दबा दे, तो उससे होता है क्या है कि कुछ दिनों के बाद आपको फिर से वही बीमारी होगी। थोड़ा भी आपने कुछ खा पी लिया, फिर से बीमारी होता है। हम देखते हैं जनरली कि हमको एंटीबायोटिक्स ये सब दवाएं लेते हैं, 8 दिन अच्छा लगता है, फिर अगले महीने में फिर एक बार बीमार हो जाते हैं। तो ये दो चीजों से होता है, एक तो आपका इम्यूनिटी कम है, दूसरा कि ये दोष अपने शरीर के अंदर दबा के रखे। तो पंचकर्म में हम क्या करते हैं, शरीर के ये जो बड़े हुए दोष है, टॉक्सिन्स है, वो शरीर के बाहर निकाल देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि अगर हम कुछ खा पी भी ले, परहेज जो हमारे परहेज वाली चीजें बताइए, तो भी हमको जल्दी बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में दोष जमा हुए नहीं है। लेकिन वो अगर हमने दबा के रखे तो कुछ भी खा लीजिए, तुरंत बीमारी आ जाएगी। इसीलिए हम सबसे पहले आयुर्वेद में जब बोलते हैं कि हम जड़ से बीमारी मिटाते हैं, तो जड़ से बीमारी मिटाने का सबसे प्रमुख साधन है वो है पंचकर्म। तो हम इस नाक के अंदर दवा डालते हैं, उससे पेशेंट को छींके आती है, और यहाँ से साइनस में जो जमा कफ है, जो टॉक्सिन्स है, वो सब शरीर के बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो ये नश्य, ये चिकित्सा इस के अंदर बहुत कारगर होते हैं। जैसे कि आपको बाल झड़ने की तकलीफ है, किसी पेशेंट को नींद नहीं आती, या फिर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आती है, खास करके स्टूडेंट्स एज में, आंखों की बीमारियां है, पीठ दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन की बीमारी खासकर, इसमें नश्य या थेरेपी 8 दिन का एक कोर्स होता है, वो अगर कर लेते हैं इससे काफी फायदा होता है। लेकिन ये करते समय प्रॉपर तरीके से अगर की गई तो ही फायदा होता है। ये मैं यहाँ पे जानबूझ के बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दूधारी तलवार है पंचकर्म। अगर ठीक से किया गया तो ही ये कारगर होता है, वरना इससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए किसी तज्ञ आदमी से ही, स्पेशलिस्ट आदमी से ही आपने ये करवाना चाहिए। उसके बाद होता है एक ट्रीटमेंट रक्त मोक्षण, जिसके अंदर हम जो गंदा खून होता है जमा, वो बाहर निकाल दे। इसमें एक लीच थेरेपी होती है। लीच एक एनिमल होता है जो बॉडी को हम उसको लगाते हैं, और वो गंदा खून शरीर से निकाल देता है। तो खास करके जो स्किन की बीमारियां होती है, वेरिकोज वेन्स है, इसके अंदर हम रक्त मोक्षण चिकित्सा करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जो नसें फूल जाती है, खास करके लेडीज में, 40 साल के ऊपर के लेडीज में, जो स्थूल होती है, मोटी होती है, तो नसें ऐसी फूल जाती है, और उसकी वजह से पैरों में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, पिंडलियां दुखती है। तो इन केसेस में जब तक आप वो खराब खून निकाल नहीं देते, तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होती, चाहे आप कितनी भी दवा ले लो। तो ये रक्त मोक्षण चिकित्सा करने के बाद ये पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। तो इसमें रक्त मोक्षण के भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो सब डिटेल्स आज बताना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इन बीमारियों में ये खास करके कारगर होती है। उसके बाद गैंग्रीन जैसी बीमारियां है, पिंपल्स है, तो इसमें भी रक्त मोक्षण चिकित्सा काफी फायदे में होती है। और भी पंचकर्म के अंदर बाकी कुछ छोटे छोटे पंचकर्म भी बोले हैं, जैसे मसाज है, स्टीम है, तो ये भी इसके अंदर बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी काफी देखे जाती है, तो हम जनरली पेपर में पढ़ते हैं या फिर कहीं सुनते हैं कि धूप में बैठने से विटामिन डी हमें मिलता है। लेकिन आजकल हमारे लाइफस्टाइल इस तरीके का हो गया है कि हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, जो जिस और या फिर एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, उसकी वजह से हमारे जो ये जो हाथों के अंदर जो हेयर्स होते हैं, उसके अंदर स्वेट ग्लैंड होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, और उसकी वजह से शरीर का जो टॉक्सिन है जो बाहर निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो उसको ओपन करने के लिए मसाज करना, उसके बाद स्टीम लेना, और उसके बाद अगर धूप में बैठे तो वो विटामिन डी का कन्वर्जन होता है और वो हमको मिलता है। लेकिन लोग सिर्फ आधी बात सुनते हैं और वैसा ही करते हैं। एक एक घंटा भी धूप में बैठ जाएंगे तो फायदा नहीं होगा। अगर आपके ये पोर्स अगर ब्लॉक हो और यहाँ पे सिबेसिस ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हो, तो आपको इसका फायदा नहीं होगा, और आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। फिर आप किलो से या फिर
एक एक टन से भी अगर विटामिन डी खा ले तो आपका विटामिन डी बढ़ने वाला नहीं है। तो उसको बढ़ाने का तरीका यही होता है कि वो प्रॉपर तरीके से आपको मिले। उसके बाद इसमें कटी बस्ती, मन्या बस्ती, इस तरीके की जो साइटिका है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, इस इन बीमारियों में किया जाने वाला ये पंचकर्म है। इससे काफी फायदा होता है। आजकल हमने कोरोना के बाद देखे हैं कि कई पेशेंट्स में एक अवैस्कुलर नेक्रोसिस, यानी जो हिप जॉइंट होता है जिसको हम कुल्ला बोलते हैं, उसमें सीवियर पेन होता है और कमर से लेके नीचे तक कुछ लोग तो खड़े भी नहीं हो पाते। इतनी बीमारियां ये कोरोना जिनको हुआ है उसके बाद हुई है। तो इसमें एक पंचकर्म में बस्ती, ये ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर साबित होती है, लेकिन स्पेसिफिक स्टेज के हिसाब से स्पेसिफिक बस्ती इसमें देनी होती है। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं। एक पेशेंट अभी नांदेड़, पिछले 3 महीने पहले नांदेड़ से आया था। वो खुद डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है वहाँ का, लेकिन उसको अवैस्कुलर नेक्रोसिस हुआ, कई जगह ट्रीटमेंट कर दिया। आखिर उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट यानी कुल्ला बदलने की सलाह दी। फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया, तो उसको मैंने 15 दिन का बस्ती दिया और कुछ ट्रीटमेंट दिया, तो उसका वो बीमारी काफी कंट्रोल में आ गई। तो अगर हम स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से पंचकर्म करवाते हैं तो ये काफी कारगर साबित हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद कई पेशेंट को, या फिर अभी वैसे भी ये सीजन चेंज हुआ तब से ड्राई कफ की शिकायत होती है। इसके अंदर हम एक अभ्यंतर स्नेहपान बोल के एक पंचकर्म की चिकित्सा करवाते हैं। तो उससे काफी ड्राई कफ में, सूखी खांसी के अंदर फायदा होता है। ये तो सूखी खांसी के आप जनरली आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में ऐसा समझा जाता है कि ये घर की दवा है, कोई भी दे सकता है। किसी का हम पेपर में पढ़ लेते, आर्टिकल में पढ़ लेते और वो दवा शुरू कर देती कि खांसी में सीतोपलादी काम करती है, श्वास कुटार काम करता है, ये दवा ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ये दवा स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बताई गई, कोई भी कंडीशन में हम इसे नहीं दे सकते। तो हर खांसी सीतोपलादी से ठीक नहीं होगी। अगर आपको ड्राई कफ आपको है तो आपको अलग टाइप की ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसमें हम अभ्यंतर स्नेहपान करवाते हैं, चिकित्सा पंचकर्म की, जिससे सूखी खांसी, कई कई लोगों की 6 6 महीने से सूखी खांसी चल रही है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, और हम उनको सिर्फ 14 दिन का मेडिसिन देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। क्योंकि ये अवस्था अनुसार चिकित्सा करना बहुत आवश्यक होता है, खास करके पंचकर्म के बारे में। तो उसके बाद इसमें एक अग्निकर्म बोल के ट्रीटमेंट होती है, जो एडी का दर्द होता है, खास करके हड्डी, एडी की हड्डी बढ़ने के बाद ये ट्रीटमेंट की जाती है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें भी अग्निकर्म काफी फायदेमंद होता है। तो अगर आपकी कमर में नस दब गई हो, मनकों के बीच में गैप हो गया और उसकी वजह से नस दबी हो, तो इसमें अग्निकर्मा स्पेशल पॉइंट पे अगर करवाते हैं हम इसके 2 से 3 सेटिंग, तो इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सब पंचकर्म के फायदे मैंने आपको बताए। अब इसमें सावधानी क्या करना होता है। देखो, भारत में 130 करोड़ की जनता है और इस सब पे कंट्रोल करना सरकार के बस में नहीं है। तो आप, हमारे बस में क्या है कि अगर नागरिक जागरूक करना, नागरिक अगर जागरूक है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, अपने ट्रीटमेंट के प्रति जागरूक है, तो वो अपने ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकता है। हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, ये आप समझ लीजिए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, आयुर्वेद के अंदर जो पंचकर्म होता है, आयुर्वेद पढ़ने के लिए, डिग्री कोर्स लेने के लिए 6 साल लगते हैं। पंचकर्म का स्पेशलिटी करने के लिए और 3 साल, यानी 9 साल का एक कोर्स होता है समझने के लिए। और आजकल हम देख रहे हैं कि पंचकर्म का फायदा बहुत हो रहा है। इसके वजह से हम घर पे कोई तो भी एक मसाज करने वाला बुला लेते हैं और मालिश कर लिया और पंचकर्म हो गया, ऐसा समझते हैं। लेकिन मालिश, सिर्फ मालिश करना पंचकर्म नहीं है। पंचकर्म एक बहुत बड़ी विधि होती है जो एक प्रशिक्षित आयुर्वेद डॉक्टर के अंडर ही करना चाहिए, नहीं तो इसके कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। 15 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था जिन्होंने कहीं तो भी पंचकर्म करवा लिया ऐसे ही, एक थेरेपिस्ट को घर पे बुला के। तो उसके बाद उसको 3 महीने के बाद उसको पेट की बीमारी शुरू हो गई। देखिए, पंचकर्म से फायदा होता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर वो ठीक तरीके से नहीं हुआ तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पंचकर्म एक सुशिक्षित, वेल ट्रेन्ड आयुर्वेद डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। आजकल हर कोई पंचकर्मा का बोर्ड लेके बैठा है और पंचकर्म करने को तैयार है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर ये वमन विरेचन के बाद हम जो एक 5 दिन का प्रोटोकॉल देते हैं पेशेंट को खाना पीने का, वो अगर फॉलो नहीं किया तो आपको पेट की बीमारियां आगे चल के हो सकती है। इसीलिए पंचकर्म करते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखो, एक कुछ आजकल ये चल रहा है कि एक नेचुरोपैथी होता है, एक पंचकर्म होता है, ये दोनों चीजें अलग है, दोनों चीजें सेपरेट है। नेचुरोपैथी भी बहुत अच्छी चिकित्सा है, लेकिन नेचुरोपैथी जो चिकित्सा होती है वो नेचुरोपैथी डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, और पंचकर्म चिकित्सा किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। क्योंकि इसमें इतनी बारीकियां होती है, वो समझने को हमको 6 साल सिखाया जाता है
कि कौन से स्टेज में किस बीमारी में कौन सा दोष कहाँ बड़ा है तो कौन सी चिकित्सा देना है। प्रकृति के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से मसाज करने का ऑयल भी अलग होता है। उसको देने स्टीम जब हम देते हैं उसके लिए भी अलग अलग काढ़े बोले गए। तो इतनी बारीकियां किसी डॉक्टर के अलावा किसी को समझ में नहीं आएगी। वो थेरेपिस्ट को ऐसा लगता है जो ये जो प्रोसीजर हॉस्पिटल्स में करते हैं कि हमने डॉक्टर साहब के अंडर देख लिया मतलब हमको सब आ गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि इस पेशेंट में क्या काम कर सकता है, क्योंकि शरीर की रचना इतनी विभिन्न प्रकार की होती है। वो समझने के लिए ये 6 साल का कोर्स होता है। और पंचकर्म समझने के लिए स्पेशलिस्ट बनना है तो उसमें भी आगे 3 साल पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप जब भी पंचकर्म करवाने अपने सिटी में किसी के पास जाते हैं, क्योंकि बहुत से अलग अलग लोग यहाँ पे जुड़े होंगे, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है क्या, वो उसमें स्पेशलिटी वाला है क्या, तो ही उसके पास आप पंचकर्म करवाइए। और अदरवाइज आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आजकल नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स भी पंचकर्म करवाने लगते हैं, उसमें जो इनेमा होता है वो अलग होता है। और आयुर्वेद में जो बस्ती चिकित्सा, जिसको मैंने बोला था कि इनेमा जैसी प्रोसेस है, तो प्रोसेस इनेमा के जैसी है, लेकिन वो चिकित्सा बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है। जब जिस चीज के इतने फायदे हो सकते हैं तो उसको उस तरीके से करना भी होता है। तो जब तक वो सही तरीके से नहीं होता आपको उसका फायदा नहीं होगा। एंड पेशेंट के हिसाब से, हर स्टेज के हिसाब से हमको अलग अलग काढ़ा, अलग अलग तेल बस्ती के लिए फिक्स करना होता है, डिसाइड करना होता है। उसके बाद ही हम उस पेशेंट को दे सकते हैं, तभी उस बीमारी में फायदा होता है। आपको अगर नस की बीमारी है, नस दब गई है, उसके लिए अलग काढ़ा है। आपके शरीर में अगर कुछ नर्व कॉम्प्रेशन हो गया है या फिर डी जनरेशन हो गया है तो डी जनरेशन के लिए अलग चिकित्सा है। तो ये एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि उसके अंदर क्या, कौन सा स्टेज में आपको कौन से मेडिसिन देना है। तो इसलिए पंचकर्म करते समय आपको ये बहुत सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि हम वो मसाज वाले को घर पे बुला लेते हैं और उससे मसाज करवा लेते हैं, हमारा पंचकर्म हो गया। ऐसा नहीं है। मसाज करने के बाद जब तक हम उसको स्टीम नहीं करते वो ऑयल एब्सॉर्ब नहीं होता प्रॉपर, और वो शरीर को नहीं मिलता। इसलिए मसाज के बाद एक स्पेसिफिक दवा का मसाज, स्पेसिफिक काढ़े की स्टीम आप जब लेते हैं तब उसका फायदा होता है। और आयुर्वेद के अंदर जो बस्ती चिकित्सा बोली है वो नॉर्मल इनेमा से अलग होता है। बस्ती चिकित्सा का उद्देश्य केवल पेट साफ करना नहीं होता है। आपके शरीर में वात को रेगुलेट करने वाली सिस्टम है, वात बढ़ने के बाद उसको रेगुलेट करना होता है। तो वो सिस्टम ठीक करने का काम ये बस्ती चिकित्सा, जो इनेमा जैसी प्रोसेस है, वो ठीक करती है। इसीलिए ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और बस्ती चिकित्सा करने के बाद आपके आंतों का एब्सॉर्शन यानी शोषण करने की क्षमता बढ़ती है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को जरूरत होते हैं, क्योंकि विटामिन बी वाला जो ग्रुप होता है वो नसों को ठीक रखने के लिए जरूरी होता है। और आजकल हम देखते हैं कि B1, B6, B12 इन विटामिन की डिफिशियंसी बॉडी में हो रही है, और उसकी वजह से नर्व्स के प्रॉब्लम, यानी आप देखिए हर घर में ये पेशेंट आपने देखेंगे, सुबह उठने के बाद मेरे मसल्स में पेन हो रहा है, मुझे कमर में अकड़न हो रही है, मेरे पिंडलियां दुख रही है। ये सब नर्व्स के प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सब डिफिशियंसी हो रही है। और डिफिशियंसी क्यों हो रही है? हम अच्छा खा पी नहीं रहे क्या? हम खा पी सब अच्छा रहे लेकिन हमारे शरीर को मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है या फिर उसका कन्वर्जन ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये सब करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से सावधान होके पंचकर्म करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ही जागरूक होना पड़ेगा। सरकार इसमें रेगुलेशन नहीं ला सकती कि एक BAMS डॉक्टर या एक MD पंचकर्म ही डॉक्टर ये पंचकर्म करवाए, क्योंकि सरकार के बस में 130 करोड़ को जनता को मैनेज करना इजी नहीं है। इसलिए आपको ही जागरूक रह के पंचकर्म जब भी करवाना है एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। और हर बीमारी के हिसाब से काढ़ा अलग होता है। आयुर्वेद के अंदर एक सिरोधारा बोल के बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है जो मेंटल स्ट्रेस को रेगुलेट करती है, मेंटल स्ट्रेस को कम करती है। और आजकल 80% बीमारियां जैसे कि सोरियासिस जैसा स्किन की बीमारी भी स्ट्रेस की वजह से होती है। ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होती है जिसको मनोकायिक बीमारी। तो इसको रेगुलेट करने के लिए स्ट्रेस होता है। जैसे वकीली पेशा में लोग हैं, CA लोग हैं जिनको पूरा काम ब्रेन से करना पड़ता है, IT सेक्टर के लोग हैं तो उनको स्ट्रेस रहता है, उनको समझ नहीं आता है कि ये बीमारी हमको हो रही है स्ट्रेस की वजह से हो रही है। तो उनका ऐसा रहता है कि एक गोली खा लूं और मैं ठीक हो जाऊं। तो ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार सिरोधारा करवा लीजिए, आपका महीने भर का स्ट्रेस का से बढ़े हुए जो हार्मोन्स है वो रेगुलेट हो जाएंगे। लेकिन आपके प्रकृति के हिसाब से उसके बाद बीमारी के हिसाब से अलग अलग सिरोधारा का काढ़ा है या फिर तेल है वो हमको सिलेक्ट करना होता है। तो एक आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके पंचकर्म कराएंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा और आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी, कम दवाइयों में आपका काम होगा।
डायबिटीज भी स्ट्रेस की वजह से होता है। 80% केसेस में डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से होता है, गलत खान पीन की वजह से होता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पंचकर्म करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि नकली पंचकर्म करने वालों से आपको सावधान रहना है। इसको आप कैसे पहचानेंगे कि उसके पास आयुर्वेद की डिग्री है, वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है या नहीं, ये आपको जागरूक होकर करना है। और पंचकर्म करने के समय जो सावधानियां होती है, खाने पीने का एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, वो 8 दिन के अंदर 15 दिन की जो प्रोसेस होती है, वो अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप कितना भी पैसा खर्चा कर दीजिए, नहीं होगा। कुछ पेशेंट, कुछ कुछ जगह आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि बड़े बड़े स्पा पंचकर्म के खुल दिए गए हैं, और वहां जाके वहां बहुत अच्छा हाई फाई दिखता है, इसलिए एक फैंटेसी बोल के पंचकर्म करने लोग कुछ जाते हैं। तो उसमें देखा गया है कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो 8 दिन के अंदर आपको समय नहीं रहता, आप 8 दिन बड़े मुश्किल से निकालते हैं, और 8 दिन के अंदर सारे पंचकर्म करवा दिए जाते हैं। पंचकर्म एक साथ सब प्रोसेस करने नहीं आती। अगर आपको नश्य कर दिया, सिरोधारा भी एक ही दिन में कर दी, मसाज भी कर दी, बस्ती भी दे दी, इस तरीके से पंचकर्म नहीं होता है। ये कि इसके स्टेजेस होते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम बीमारी के हिसाब से जो जिसको जो जरूरी है उतना ही पंचकर्म करवाते हैं। ये फैंटेसी बोल के 8 दिन 15 दिन 20 दिन पंचकर्म करवा लिया एडमिट होके, और एक साथ सब कर लिया, इस तरीके से पंचकर्म नहीं होता। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये भी एक आजकल देखा जाता है कि इस तरीके के पंचकर्म लोग कर रहे हैं कि 8 दिन के अंदर सभी पंचकर्म करवा लो। तो ये गलत तरीका है, इसको बारे में भी आपको सावधान रहना चाहिए। पंचकर्म करवाना क्यों जरूरी है, एक बात, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि आपको एसिडिटी की तकलीफ है, एसिडिटी की गोली खा ली, और आयुर्वेदिक भी दवा अगर आप 2-3 महीने लेते तो भी आपका एसिडिटी ठीक नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए आप एक दही का बर्तन है, उसको धो लिया और उसमें दूध डाल दिया, क्या वो फिर से दूध फटेगा? नहीं, बिल्कुल फटेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बर्तन को अच्छे से धोना, साफ करना पड़ेगा, सिर्फ पानी से धोने से नहीं होगा। उसको साबुन लगा के अच्छे से धोना पड़ेगा, गर्म पानी से धोना पड़ेगा, और उसके बाद अगर दूध डालेंगे तो आपका दूध फटेगा नहीं। लेकिन उसी बर्तन में अगर खाली कर दिया और फिर से अगर दही वाले बर्तन में ही आप दूध डालेंगे, दूध फटते रहेगा। उसी तरीके से अम्ल पित्त के अंदर क्या होता है, या फिर हाइपर एसिडिटी के अंदर क्या होता है कि आपके जो पित्त बनाने वाली सिस्टम है वो खराब हो चुकी होती है। तो उसको शुद्ध करना जरूरी होता है, और वो वमन पंचकर्म या विरेचन पंचकर्म से वो शुद्ध होता है। और उसके बाद आप अगर कम दिन में मेडिसिन लेते हैं और डाइट का कुछ दिन तक फॉलो करते हैं, तो आपके अम्ल पित्त कितनी भी पुरानी बीमारी हो ठीक हो जाती है। लेकिन जब तक आप वो बर्तन यानी हमारा जो स्टमक है वो ठीक नहीं करते, अम्ल पित्त पित्त बनाने वाली आपकी सिस्टम ठीक नहीं होगी, और आपको ये अम्ल पित्त बीमारी होती ही रहेगी। इसलिए आपको ये पंचकर्म सही तरीके से सही जगह पे करवाना बहुत जरूरी है। मनकों की बीमारी हमें आजकल बहुत बढ़ गई है, उसके अंदर भी पंचकर्म काफी कारगर साबित होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में आता है इम्यूनोथेरेपी। आजकल कैंसर के पेशेंट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद इन कैंसर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को पता चला है कि इसमें सबसे बेस्ट थेरेपी इम्यूनोथेरेपी है। और आजकल कैंसर हॉस्पिटल में भी इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। और जबकि आयुर्वेद के अंदर ये रसायन चिकित्सा इस हेड के अंदर मतलब रसायन चिकित्सा के अंडर ये इम्यूनोथेरेपी आती है। और वो हमारे आचार्य ने 5,000 साल पूर्व चरक और सुश्रुत जो हमारे आचार्य थे उन्होंने लिख के रखा था। और हम यूजुअली पेशेंट्स के अंदर बीमारी के लिए कुछ दिन तक ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसको इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जिससे कि बार बार उसको इन्फेक्शन आदि बीमारियां ना हो। तो इम्यूनोथेरेपी बहुत कारगर होती है, खास करके इन बीमारियों के अंदर। आजकल हम देखते हैं कि हमको रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं होने की वजह से होती है। तो इम्यूनिटी प्रॉपर करने के लिए भी शरीर शुद्धि करके हम इम्यूनिटी बनाने वाली मेडिसिन देते हैं, जो कैंसर के अंदर भी अच्छी होती है। कैंसर में क्या होता है कि सेल का ग्रोथ बहुत फास्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे वक्त हमारा काम होता है कि हमारे जो अच्छे सेल है वो प्रॉपर फंक्शन करे, और गंदे सेल का जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकले। तो ये पंचकर्म के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने की जो दवाई है वो देने के बाद तो ये इम्यूनिटी बढ़ती है, और उसकी वजह से एक जो नेचुरल सेल्स रहते हैं वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं, और कैंसर के जो डेड सेल है वो अपना काम करना कम कर देते हैं। तो ये भी कैंसर के जैसे बीमारियों के अंदर भी पंचकर्मा फायदेमंद होता है। अम, एक बात खास करके आजकल इन्हें कॉस्मेटिक पर्पस की वजह से बहुत प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि
सिरोधारा के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपके जो सर पे जो तेल गिरा है वो कम से कम रात भर तो भी रहने दो। लोग घर जाते हैं और शैम्पू कर लेते हैं, तो उसकी वजह से सिरोधारा का जो बेनिफिट मिलना है वो मिलता नहीं है। पुराने जमाने में आपको याद होगा कि आपकी जो दादी थी, नानी थी, आपको तेल की मालिश करती थी। लेकिन आजकल के बच्चे देखे तो उनको तेल लगाना ही पसंद नहीं है, क्योंकि उनके बाल चिपके हुए लगते हैं। तो उनको लगता है कि ये चिपके हुए बाल अच्छे नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर नरिशमेंट मिलना चाहिए बालों के लिए, इसलिए हेयर फॉल के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। यहाँ के जो ग्लैंड्स होती है आपकी हेयर्स की, वो प्रॉपर सिक्रीशंस करे जिससे कि अपने बाल प्रॉपर बने या फिर प्रॉपर उसका ग्रोथ हो। इसके लिए यहाँ का सर्कुलेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए तेल की मसाज बहुत जरूरी होती है, तेल कुछ देर तक वहाँ रहना चाहिए। तो सिरोधारा करने के बाद तेल तुरंत आपको बाल नहीं धोना है। मसाज करने के बाद भी बहुत पेशेंट साबुन लगा लेते हैं। तो साबुन से क्या होता है, जो ऑयल शरीर में एब्सॉर्ब होना चाहिए, जो एक जो ड्राइनेस है वो जाने के लिए हम ऑयल लगाते हैं और उसके बाद साबुन लगा लेते हैं, फिर से ड्राइनेस आ जाता है। तो हमारे मसाज का कुछ भी फायदा नहीं होता, इसलिए मसाज करने के बाद साबुन आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब सावधानी आपको पंचकर्म करते समय स्पेशली ध्यान में रखना है। तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक के बारे में पंचकर्म करते समय तो भी कम से कम नहीं सोचना है। जैसे कि मेरे बाल चिपचिप हो जाएंगे, फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, 8 दिन आप भूल जाइए। आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो सब ठीक है। पंचकर्म के बाद हमने देखे है कि पंचकर्म का और एक फायदा मैं स्पेशली आपको बताता हूँ, जो लोग जुड़े होंगे यहाँ पे, कि पंचकर्म क्या करता है कि आपके शरीर को, आपके अवयव को यंग रखता है। यंग रखता है मतलब, मान लीजिए आपको बुढ़ापा अगर 55 साल में आने वाला हो, तो उसको 65 साल तक उसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं। यानी हमारे अवयव अगर आज हमने पंच करवा करवा लिया है तो वो बूढ़े नहीं होते, उसका डी जनरेशन रुक जाता है। खास करके बस्तीय पंचकर्म से होता है, तो आप यंग दिखने लगोगे। तो साल में आपको एक बार अगर आप पंचकर्म या बस्ती चिकित्सा करवा लेते हैं तो आपके ऑर्गन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होता है। तो अच्छे तरीके से फंक्शन करेंगे, वो ऑर्गन बूढ़े नहीं होंगे, तो आपके शरीर में बुढ़ापा नहीं दिखेगा। तो ये सबसे मेन फायदा पंचकर्म का होता है। इसलिए साल में एक बार आपने इस तरीके से पंचकर्म करवाना ही चाहिए। पंचकर्म करते समय आपको डाइट का भी विशेष ध्यान रखना होता है। उसमें हम स्पेसिफिक डाइट बोलते हैं, खास करके वमन और वीरेचन, ये जो प्रोसीजर होते हैं उसमें 5 दिन तक, क्योंकि हम जो शरीर शुद्धि करवाते हैं, शरीर शुद्धि करने के बाद हमारे जो आते होते हैं एक प्रकार की नई आते तैयार हो जाती है, एंड इंटेस्टाइन नया प्रकार का तैयार हो जाता है। तो वो नॉर्मल खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो जैसे हम बच्चे, जब से 6 या 10 महीने का, 1 साल का बच्चा होता है, उसको हम खाना पीना कैसे शुरुआत करवाते हैं। सबसे पहले उसको हम चावल का पानी देंगे, फिर दाल का पानी देंगे, फिर रोटी देंगे, ऐसे धीरे धीरे उसका खाना बढ़ाते हैं। उसी तरह का डाइट पंचकर्म करने के बाद हमको देना पड़ता है, जैसे कि आते अच्छा काम करना शुरू करती है। तो इसमें अगर आप ये सावधानी नहीं रखेंगे तो आप इतनी जो मेहनत करके पंचकर्म करवाते हैं उसका फायदा नहीं होता है। तो ये सावधानियां अगर आप नहीं रखेंगे, ये प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो पंचकर्म के बारे करते समय ये सब आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, और ये सावधानियां आपने लेना चाहिए। स्पेशलिस्ट आयुर्वेद डॉक्टर से ही पंचकर्म करवाना चाहिए। जिस चिकित्सा का जो तज्ञ है उसी के द्वारा से ही करना चाहिए। आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए 6 साल लगते हैं, मैंने आपको बोला डिग्री कोर्स इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें होते हैं। उसमें आपको प्रकृति सीखनी होती है, आपको दोष सीखने होते हैं, अपने शरीर में कितने धातु है। तो एक अपना शरीर जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया है, उसको समझने में बहुत अलग अलग स्टेजेस हमको सीखनी होती है, और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रिकॉशंस लेके पंचकर्म करने पड़ते हैं। तो ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही करवा सकते हैं, इसलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही आप पंचकर्म करवाएं, जहां भी करवा रहे हैं आपके सिटी में। और और ये सावधानी रखना चाहिए, आप अगर जागरूक आपके हेल्थ के प्रति रहेंगे तो आपको ही इसका फायदा होगा। तो ये सब बातें आपको पंचकर्म करते समय सावधानी रखना है। और पंचकर्म ये ऐसी चिकित्सा है जो सभी चिकित्सा बीमारियों में कारगर होती है, लेकिन अलग अलग टाइप का पंचकर्म अलग अलग बीमारियों में हम करवाते हैं। तो इसके अंदर जो जनरल पॉइंट्स थे जो बताने लायक थे, पंचकर्म क्या होता है, किस तरीके का कारीगर होता है, किस बीमारियों में करता है, क्या सावधानी रखना है, ये सब मैंने यहाँ तक बताया। तो यहाँ हम अभी, मैं आज का मेरा ये जो लेक्चर था यहाँ फिनिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर इसके साहब। बाद अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपका वो समाधान करने के यहाँ कोशिश करूंगा। जी। एमपी के फिटनेस और आनंदम केंद्र ने मुझे ये बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम अरहम।
एक जिज्ञासा है मेरे मन में, जो पंचकर्म ट्रीटमेंट हम करते हैं, क्या ये मौसम के अनुसार अलग अलग होता है क्या? गर्मी में अलग, सर्दी में अलग? हाँ हाँ, ये देखिए कैसा है, पंचकर्म चिकित्सा ये होती है कि जो सीजन चेंज होने के बाद हमको जो बीमारियां होने वाली है उसको रोकने के लिए पंचकर्म सीजन के हिसाब से बोले जाते हैं। जैसे कि वमन ये पंचकर्म है, तो ये फरवरी मार्च और अप्रैल महीने में किया जाता है, क्योंकि इस समय कफ की बीमारियां सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये किसके लिए है? जिनको ऑलरेडी ये बीमारी है या फिर ये बीमारी नहीं होना चाहिए उनके लिए। लेकिन अगर बीमार पेशेंट है तो कौन सा भी पंचकर्म एक आयुर्वेदिक डॉक्टर किसी भी ऋतु में बीमारी के हिसाब से करवा सकता है। लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए और सीजनल बीमारियां नहीं होने चाहिए, इसलिए स्पेसिफिक सीजन के हिसाब से पंचकर्म होते हैं। जैसे कि सितंबर अक्टूबर महीना होता है शरद ऋतु वाला, शरद पूर्णिमा वाला, शरद पूर्णिमा जो पंचकर्म होता है उसमें हम विरेचन या रक्त मोक्षण पंचकर्म करवाते हैं, जिससे जो अ, हमको पित्त की दौड़े नहीं उठते हैं, जिसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, जी। तो वो अगर पंचकर्म उस सीजन में कर लेते हैं वो बीमारी हमको नहीं होती है। तो इस टाइप से, जैसे कि बरसात का शुरुआत का जो सीजन होता है, तो उस टाइम अगर हम बस्ती करवा लेते हैं तो वात की बीमारियां नहीं होती है, तो सीजन के हिसाब से भी पंचकर्म होता है। और किसी ने एक क्वेश्चन मड थेरेपी, जो मिट्टी का लेप वाला जो एक ट्रीटमेंट है, क्या वो पंचकर्म के अंतर्गत आता है क्या? ये एक नेचुरोपैथी की चिकित्सा है, और आयुर्वेद का एक सेक्शन होता है आयुर्वेद और योग, उसके अंदर ये आता है। लेकिन नेचुरोपैथी में एक सेक्शन आता है, तो ये नेचुरोपैथी के जो चिकित्सक होते हैं उनसे ही करवाना चाहिए। ओके, बहुत ये बहुत धन्यवाद पंचकर्म से डॉक्टर अलग साहब। चीज है। अभी काफी भाई बहनों के मन में जिज्ञासा होगी, तो मैं जिन्होंने हैंड राइज किया हुआ है पहले उनको ऑप्शन दे रहा हूँ। हैंड राइज करके रखा हुआ है। मैसेज में दो क्वेश्चन आए थे, मैं ले लेता हूँ पहले। अल्जाइमर में पंचकर्म में कितना फायदा करता है? तो अल्जाइमर में भी पंचकर्म का फायदा होता है, लेकिन वो भी सही तरीके से होना चाहिए, और इसमें काफी लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। नश्य घर पे कैसे कर सकते हैं? नश्य का, देखिए नश्य में भी बहुत अलग अलग टाइप्स के नश्य होते हैं। उसमें का सिर्फ एक नश्य होता है जिसको हम आयुर्वेद में प्रतिमर्श नश्य बोलते हैं, जिसके अंदर चार चार ड्रॉप्स आप नाक में डालने वाली दवा हम घर पे देते हैं, वो नश्य घर पे कर सकते हैं। बाकी की जो नश्य करने की जो प्रोसीजर है वो आपको डॉक्टर के अंडर ही करना होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपकी साइनस की बीमारी है, यहाँ कब जमा हो गया है, तो उसके लिए जो नश्य पंचकर्म होता है 7 डेज या 14 डेज का कोर्स होता है, वो आप घर पे नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक टाइप का नशा होता है जो डॉक्टर ड्रॉप्स डालने के लिए देते हैं, जिसको प्रतिमर्श नशा बोलते हैं, वो आप घर पे करवा सकते हैं। जी। हाँ, अनुपलता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अनुपलता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र, अनुप्रता मैडम बोलिए। हाँ, जितेंद्र। डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे थे हम कि अगर हम 15 साल के बच्चे को मात्रावस्थी 1 हफ्ते के लिए देते हैं, 15 साल के बच्चे को मात्रावस्थी अगर कराते हैं, तो उसके बाद कितने दिन तक हमें उसे पथ्य पालन करना चाहिए और क्या करना चाहिए? जितने भी पंचकर्म बोले गए हैं उसके बाद हमको 8 से 15 दिन का आहार का उसको समझाना चाहिए कि किस तरीके से आहार लेना है, किस तरीके से आहार बढ़ाना है। तो 15 दिन तो भी कम से कम प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ता है। और बाद में के लिए भी उसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म यानी उसका पाचन तंत्र ठीक रहे, इसी प्रकार का आहार विहार पेशेंट को बोलना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट यशवंत लोढ़ा जी। यशवंत लोढ़ा जी जापान से जुड़े हमारे साथ। यस, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। जय जिनेन्द्र साहब, अपने हमारे जापान में इधर एक कोलन की बीमारी बहुत बोलते हैं साहब, जिसमें मतलब छींकें वगैरह आती हैं। ये स्पेशली चेंजिंग सीजन में होता है, जो ये आपने बोला मतलब चैत्र के आसपास और उसके अपने आश्विन के आसपास, जब पेड़ों से वो क्या बोलते हैं पराग पॉलेंस बहुत, निकलते हैं, पॉलेंस निकलते हैं। हाँ पोलन्स बहुत आते हैं। और यहाँ पर तो पाइन ट्रीज का बहुत आता है सर, जिससे बोलते हैं ना अपने हम्म। पाइन पेड़ का। तो उसमें तो ये कितना इफेक्टिव हो सकता है? और इसके अलावा भी कुछ लोगों को जैसे छींकें आती है, जैसे बॉम्बे में हुआ, या कंटिन्यूस एक साथ 10 20 30 छींकें आती हैं और फिर उनको आंखों से पानी वगैरह आता है। कभी कभी उसका रीजन पता नहीं होता है कि ये किस वजह से है, तो ये कैसे ये पता? इसको इसमें क्या? आयुर्वेद के इसको जनरली हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, एलर्जी की बीमारी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी जो मैंने वमन जो पंचकर्म बोला और नश्य पंचकर्म, ये दो करवाते हैं और 1.5 से 2 या 3 महीने का मेडिसिन लेते हैं। तो ये आप कितने साल पुराना भी आपको एलर्जी की तकलीफ रही तो ये ठीक हो सकती है। मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करता हूँ, ऑनलाइन भी हम मेडिसिन डिफरेंट कंट्रीज में भेजते हैं, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हम्म, आपके वहां पे अगर कोई डॉक्टर हो तो उससे ये पंचकर्म अगर करवा लेते हैं नहीं यहाँ वमन पर तो कोई और नश्य, पंचकर्म वगैरह का तो कोई तो है नहीं। हो सकता है।
कभी इंडिया में आए तो तब करवा लेना। बाकी ये नहीं, घर मैं पे तो करने आने वाला इजी पंचकर्म हम सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक जी। है, धन्यवाद। कोमल जी शिपानी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर जानकारी पंचकर्म के बारे में। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे नश्य हम गाय के घी से भी कर सकते हैं घर पे, या कोई तेल जैसे सरसों का या जो आप सजेस्ट करना चाहे उससे भी कर सकते हैं, और उसके क्या फायदे होते हैं नशे के? मैंने नशे के बारे में आपको बताया, नशा कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। और एक जो नशे मैंने आपको बोला था, प्रतिमर्श नशा टाइप, जैसे गाय के घी वाला 2-2 बूंद नाक में डालना, ये आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कुछ स्पेसिफिक बीमारी है तो बीमारी के हिसाब से अलग अलग तेल होते हैं। जैसे इसमें आयुर्वेद में बहुत से तेल बोले, जैसे अनु तेल है, पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, त्वचा तेल है। तो बीमारी के हिसाब से अलग अलग तेल एक डॉक्टर डिसाइड करके आपको दे सकता है। वो उसी टाइप से आप नश्य कर सकते हैं। नशे से दो फायदे होते हैं, एक तो आपका ब्रेन फंक्शन सुधरता है, और ये जो साइनस वाला रीजन है, ब्रेन वाला रीजन है, यहाँ पे जो टॉक्सिन जमा वो शरीर के बाहर फेंक दिए जाते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर। संगीता जी जवाहर हैदराबाद नमस्ते से। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या पंचकर्म हेल्थी वालों को भी कराना चाहिए, जो हेल्थी रहते हैं वो भी? देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया, आपने अगर स्पीच सुना हो तो, आपकी गाड़ी जब खराब होती है तभी आप सर्विसिंग करते हैं? नहीं, पहले ही दे देते हैं। पहले दे देते, क्यों? क्यों मेंटेन रहे। वैसा ही हमारा शरीर अगर स्वस्थ रखना है तो साल में एक बार आपको जो सुटेबल है वो पंचकर्म करवाना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी साल भर पूरी तरीके से अच्छी चलती है, और आपको बीमारियां कम होंगी, या फिर हुई भी थी उसकी इंटेंसिटी यानी उसका जो तीव्रता है वो कम होती। तो पंचकर्म का यही फायदा है, स्वस्थ आदमी भी कर सकता है। तो स्वस्थ आदमी के लिए कौन सा पंचकर्म करना चाहिए सर? नहीं, ये तो आपके एज के हिसाब से, आपके पूरे बॉडी के ओके। हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन ओके। जनरली 45+ जो फीमेल्स होती है उनके लिए हम बस्ती ये पंचकर्म करवाते हैं, ये काफी अच्छा ओके। रहता है। ओके, थैंक यू सर, नाइस इंफॉर्मेशन सर। वेलकम। हाँ, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में मैं वो ले लेता हूँ अंकल। जी। किसी ने पूछा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस में पंचकर्म काम आता है क्या? जी बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर भी पंचकर्म काम आता है। खास करके फीमेल के बारे में अगर होगा तो बस्ती ये चिकित्सा इसमें हम लोग देते हैं। एक क्वेश्चन और था कि मधुमेह और दमा की बीमारी में पंचकर्म में कौन सा कर्म करना अच्छा होता है, और साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा करना पड़ता है क्या पूर्ण चिकित्सा के लिए? अगर सिर्फ पंचकर्म करवाना है और आपको बाकी एलोपैथिक दवा चलाना है तो ये भी हो सकता है, या ऐसा भी कर सकते हैं। और मधुमेह में, दमा में अभी मैंने इतना सब यही बताया कि जनरलाइज नहीं होता है। आपको मुझे जो भी पंचकर्म करने वाला है वो आपको पूरे तरीके से देखेगा आपकी प्रकृति क्या है, अभी आपकी डायबिटीज की कौन सी स्टेज है, उसके हिसाब से अलग अलग पंचकर्म कराएगा। क्योंकि पंचकर्म में वमन, विरेचन ये दोनों भी चिकित्सा की जाती है। तो आपको कौन सी करना है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से मधुमेह या जो डायबिटीज है वो एक टाइप का नहीं है, उसमें 3 टाइप्स बोले, एक वात वाला डायबिटीज, पित्त वाला डायबिटीज और कफ वाला डायबिटीज। तो आपको कौन सा है, आपका स्टेज कौन सा है, उस हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद में एक ही बीमारी के लिए एक दवा दे दी ऐसा नहीं होता, ना ही पंचकर्म के बारे में ऐसा होता है। इसमें चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि क्या बच्चों में हम पंचकर्म कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 3 साल के ऊपर के बच्चों में हम पंचकर्म करवाते हैं। कुछ स्पेसिफिक पंचकर्म है जो 12 साल के बाद ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ पंचकर्म ऐसे हैं जो 3 साल के बच्चों में भी किए जा सकते हैं। खास करके अभी विषय निकला है तो मैं बोलता हूँ कि जो बच्चों में, बहुत से बच्चे में आप देखेंगे कि बार बार सर्दी खांसी होती है, और सर्दी नाक पेशेंट बच्चे का बहता रहता है, और उसको खांसी करने के बाद वोमिटिंग हो जाती है। और ये इसमें कई प्रकार के, मेरे पास ये बहुत पेशेंट आते हैं इस बीमारी वाले। तो पूरे जमाने भर के आप पीडियाट्रिशियन को दिखा देते हैं, मेडिसिन देते थे, फिर भी फायदा नहीं होता। तो इसका मुख्य कारण होता है आपके बच्चे के पेट में कृमि का होना, जंत का होना। मेरा एक आयुर्वेदिक हेल्थ रिलेटेड एक चैनल भी है यूट्यूब पे, आप वो सब्सक्राइब करिए। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैंने वीडियो बनाया था कृमि के ऊपर, वो आप देखिए डिटेल के अंदर। क्योंकि कृमि की वजह से ये सर्दी वाली बीमारियां बहुत बच्चों, खास करके बच्चों में होती है, तो उसमें कृमि की चिकित्सा करनी होती है। उसके अंदर भी बस्ती, स्पेसिफिक टाइप का हम बस्ती बच्चों में देते हैं, तो उससे कितना भी पुराना उसका वो जो सर्दी वाला प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। बहुत से बार ये सर्दी होने का कारण कृमि होता है, ये सिर्फ आयुर्वेद में ही इसका वर्णन मिलेगा आपको। कोई भी ऑर्थोपैथी वाला डॉक्टर ने नहीं बताया कि कृमि की वजह से सर्दी हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद की संहिता में इतना बारीक ऑब्जर्वेशन करके ये सब चीजें लिखी हुई है, और ये हमने 10 साल में शिक्षण लेके जब पढ़ा तब समझ में आया है।
और अनुभव के बाद ये सब चीजें हमारी बढ़ रही है। तो कि सर्दी खांसी की दवा दे दी, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो क्योंकि उसको हमने जंत पे काम ही नहीं किया है, कृमि पे काम ही नहीं किया है। और जंत के लिए आप ऊपर से कितनी भी पेट में से दवा खिला दीजिए, वो बच्चा ठीक नहीं होगा। लेकिन आप पंचकर्म की ये जो बस्ती चिकित्सा कर लीजिए, उसके पूरे कृमि ठीक हो जाते हैं। तो कृमि के लिए या फिर वर्म्स के लिए, जंत के लिए एक कृमि चिकित्सा, ये बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छी कारगर होती है। तो बच्चों में भी हम पंचकर्म करवा सकते हैं। जी बोलिए सरला जी। हाँ हाँ, तो 12-13 साल का पेशेंट कैंसर पेशेंट है, तो उसमें पंचकर्म का कितना फायदा हो सकता है? पंचकर्म का फायदा कैंसर पेशेंट में भी होता है। तो उसमें भी दो टाइप के पंचकर्म रहते हैं। एक तो टॉक्सिन निकालने वाला होता है, और दूसरा होता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ने वाला। कैंसर पेशेंट में सबसे मेन होता है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे कि कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी, ये हाँ, देने के कम है। बाद पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 8 दिन या फिर 15 दिन का पंचकर्म का कोर्स करे तो काफी फायदा उसमें हो सकता है। थैंक यू। किसी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन था कि एवीएन में कौन सी बस्ती देना चाहिए। ये एक्चुअली जनरल टॉक, जनरल पब्लिक के लिए, डॉक्टर के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे मैं कौन सा बस्ती देते वो नहीं बता पाऊंगा। आप ऑर्गेनाइजर से मेरा नंबर ले सकते हैं, आनंद मलजी सेठिया से, और या पर्सनल कांटेक्ट करिए आप, डॉक्टर होंगे तो मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ। जी, तो और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। क्या बन बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।